रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया और अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हुआ है? यस सर। अच्छा देखो, हम लोगों का जो मेन फोकस एरिया था दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे डिस्कशंस कर रहे थे, है ना? क्या आवाज आ रहा है ना? हेलो। हाँ हाँ सर। ओके ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके, इसमें हम लोग बात करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। लास्ट दिन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशंस हुआ था काफ़ी सारा। हाँ, इसमें इंटरेस्ट एक बहुत ही वाइटल पॉइंट है, क्योंकि इंटरेस्ट में हम लोग ये सब तो जान ही गए थे कि किस तरह से इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशंस कर लिए थे। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या था? इंटरेस्ट में हम लोग ये सब जाने थे कि ये जो बैंकिंग सिस्टम में हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है ना, बैंकिंग सिस्टम जो चलता है किसी भी कंट्री में, उसमें जो इंटरेस्ट का पैटर्न होता है वो किस बेसिस में इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हम लोग बैंक में जाके क्योंकि बैंकिंग जो है वो फाइनेंस का वन ऑफ द मेन जगह है, बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, यहीं से तो मेनली पैसा चाहिए होता है ना। फाइनेंस में क्या होता है? पैसा का जुगाड़, किसी को बिजनेस करना है। मैं स्टार्टिंग में जो बात कर रहा था, आप लोगों से स्टोरी शेयर कर रहा था, जैसे कि लिज्जत पापड़ का बात कर रहा था मैं, ठीक है, या फिर अगर जैसे मैम ने मुझे एक आइडिया दे रहा था कि क्यों ना घर घर में एटलीस्ट एक लोकेलिटी में अगर 50 घर हाउसेस है, ठीक है, तो एटलीस्ट वो 50 हाउसेस के अंदर से एक हाउस एटलीस्ट वन हाउस आउट ऑफ 50 वो एटलीस्ट बिस्किट्स वगैरह अपने घर में मैन्युफैक्चर करके लोकल मार्केट में शेयर करे, ठीक है, लोकल मार्केट में सेल करें। इसमें क्या होता है? लोकल इकोनॉमी बूस्ट होते हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं उनका बिजनेस हावी नहीं हो सकता, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनका बिजनेस हावी नहीं हो सकता, तो लोकल ब्रांड जो है वो मार्केट में अपना जगह बनाते हैं और बिजनेस में मोटिवेशन आता है, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होते हैं। सारा का सारा पैसा ब्रिटानिया बैठे बैठे नहीं लेके जाएगा, बेस्ट फार्म लेके नहीं जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सब काम करते हुए यू नीड फाइनेंस, ठीक है। आपको फाइनेंस चाहिए। आजकल तो ग्रामीण एरिया में, इवन अर्बन अर्बन एरिया में भी, अर्बन का जो लोकल्स एरिया है, मतलब जो थोड़ा सा मतलब लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप या फिर बिलो इनकम ग्रुप, बस्ती एरिया जो होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा काम चल रहा है, क्योंकि वहां पर ही तो मेनली लेबर सोर्स मिलता है ना। तो वहां पर स्पेशली ये लेबर सोर्स को यूज करते हुए वहां पर लोकल बिजनेस भी बन रहा है, ठीक है। इवन मुंबई में, अपने वेस्ट बंगाल में भी काफी अच्छा खासा है। कपड़ा वगैरह के ऊपर जो सुई धागे का काम होता है, जो आपका क्या बताए उसको, उसका नाम है आपका बुटीक। बुटीक होता है ना, मतलब जिसमें ना हैंडमेड स्विंग होता है, ठीक है, कपड़ा के अंदर डिजाइन किया जाता है। उसके लिए वेस्ट बंगाल काफी फेमस है फ्रॉम दी मुगल एरा, ठीक है, मुगल एरा के टाइम से हो रहा है। तो उसके लिए ना स्मॉल फाइनेंस बहुत अच्छा चल रहा है। इवन बंधन बैंक, ठीक है, बंधन बैंक जो अभी बैंक के हिसाब से आया, ये बंधन माइक्रो फाइनेंस बोल के, ठीक है, बंधन माइक्रो फाइनेंस, और एक फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, उज्जीवन माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, इस तरह का कंपनी। उज्जीवन साउथ इंडिया में हैदराबाद साइड में बहुत चलता है। बंधन वेस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बिहार, यूपी, ये साइड में बहुत अच्छा चल रहा है। तो बेसिकली मैं कहना यही चाह रहा हूँ, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हम लोगों का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो फाइनेंस का जरूरत है, ठीक है, इवन जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो भी करेगा उसके लिए है, ठीक है। तो उसके लिए उसको जाना कहाँ पड़ता है? बैंक या बैंकिंग सेक्टर्स में, ठीक है। तो ये बैंकिंग सेक्टर्स मेनली फाइनेंस का सोर्स है, इसीलिए मैंने इतना सारा डिटेल्स बता रहा था आप लोगों को। लेकिन मैं लास्ट दिन जैसे इंटरेस्ट के बारे में बात किया था, वो इंटरेस्ट क्या था?
वो इंटरेस्ट ये था कि बैंकिंग सिस्टम हमें किस तरह का फिनांस करते हैं, मतलब किस तरह से बैंकिंग सिस्टम हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट रखता है तो बदले में बैंक उनको पैसा देता है ना, या फिर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको किस बेसिस में रिटर्न चाहिए होता है। तो उसके लिए जो सिस्टम मैं आप लोगों को बताया था, मैं एक बार फिर से शेयर कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, कि एक होता है रिस्क फ्री रियल। ठीक है, मतलब जिस ऐसा इकोनॉमी, रिस्क फ्री रियल मतलब क्या, ऐसा इकोनॉमी जिस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेशन फ्री इकोनॉमी। ठीक है, महंगाई नहीं है, तो आपको मिनिमम एक रिटर्न का आवश्यकता है, मतलब बस आप अपना करेंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अपना पैसा जो है खर्चा नहीं कर रहे हो, बदले में बैंक में जमा कर रहे हो, तो इसलिए आप बैंक को बोलते हो कि भाई मिनिमम कुछ तो दे दो। तो 3% बेसिकली इंडिया में चलता है, 3% अभी करेंटली ऐसा ही रेट चल रहा है, 4% स्टैंडर्ड है, 3% करेंटली चल रहा है। ठीक है, ये सेविंग्स वगैरह में होता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये है एक दूसरा, और एक सिनेरियो है, एक रिस्क फ्री रियल हो गया, दूसरा है आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट बेसिकली एफडीज में मिलता है। ठीक है, एफडी वगैरह में मिलता है, जहां पर एटलीस्ट इन्फ्लेशन हो। ठीक है, वो इन्फ्लेशन प्रीमियम जैसा काम करता है कि वो अपना जो पैसा है उसको काफी दिनों के लिए मतलब अब एक जगह में जमा कर देता है, जैसे कि बैंक्स में जमा कर देते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से, और ये इन्फ्लेशन प्रीमियम मांगता है बैंक से, ऑब्वियसली मांगेगा। ये सब कोई जाके बोलता नहीं है बैंक में, ये सब बाय डिफॉल्ट है एज पर, मतलब इसको आप लोग टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, या मतलब जिसमें मतलब एक नॉर्मल है कि भाई हम बैंक अपना पैसा आके आपको दे रहे हैं, बदले में आप मुझे कुछ तो दे दो, और मैं अपना पैसा 2 साल 5 साल के लिए आपके पास छोड़ूंगा, तो आप मुझे कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना। तो वो इन्फ्लेशन प्रीमियम के नाम पे 3% तो आपको वहां पर दे ही रहा था, तो 3% के साथ और 2% ऐड करके, ठीक है, वो आपको 5 से 6% देता है, ताकि एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको। और ऐसा इसलिए देते हैं ताकि कंपेंसेशन फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेसिंग पावर, मतलब समय के साथ साथ आपका परचेसिंग पावर तो लो हो जाएगा क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो उस इन्फ्लेशन के साथ लड़ने के लिए आपको दिया जाता है। लेकिन करेंटली जो हालत है बैंकिंग में, जो एफडीज वगैरह जो दे रहा है नॉर्मल स्टैंडर्ड में, उसके हिसाब से इंडिया में इन्फ्लेशन अभी करेंटली 7.8% के आसपास का इन्फ्लेशन चल रहा है। तो अगर बैंक 6% एफडीज वगैरह में दे रहा है तो आपका फिर भी लॉस है, लेकिन फिर भी थोड़ा ताकत मिल जाता है। एंड लास्ट जगह था एक, दैट इज थर्ड पॉइंट जो था, दैट इज रिस्क प्रीमियम। ये नॉर्मली आप जब म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर आप ऐसा रिटर्न मांगते हो, क्योंकि आप वहां पर ये 6% बताओ, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक गलत बोल दिया, ये 3% तो आपको था ही, 3% के साथ यहाँ पर होना चाहिए 5%, 2% को बोल दिया, 3+5 मतलब यहाँ पर आप 8% ले रहे थे। ठीक है, जो मोटा मोटी आज के डेट में आपको कंपेंसेट कर दे रहा है सिचुएशंस के साथ। ठीक है, तो 3+5 8% मिला के आपका कंपेंसेशन हो रहा है कि आप 8% इन्फ्लेशन है तो आपको 8% दे रहा है, आपका पैसा तो ग्रोथ नहीं होगा। एक मिसकंसेप्शन है सबको कि पैसा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन एज सच कुछ नहीं होता, जितना मिल रहा है, जितना इन्फ्लेशन है वैसा ही कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है, 7-8% ऐसा ही। और रिस्क प्रीमियम मतलब जहां पैसा डूब सकता है, जहां आपका रिस्क है बहुत ज्यादा, आपका जो मनी है वो डूबने का चांसेस है, तो अगर आप ऐसा जगह में अपना पैसा दे रहे हो तो रिटर्न तो कुछ ज्यादा ऑब्वियसली डिमांड करोगे, क्योंकि वहां आपका पैसा डूब सकता है। तो ऐसा जगह में आप ज्यादा रिटर्न चाहो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3% तो मिल रहा था, यहाँ पर और 5% एक्स्ट्रा करके आपको 8% मिल रहा था, 3% फॉर दी नॉर्मल केस में और 5% एक्स्ट्रा एफडी के लिए। तो लेकिन आप रिस्क ले रहे हो, तो रिस्क जब आप लेते हो तो क्या करोगे, तो 5% तो आपको 8% हो रहा था और प्लस 6%, दैट मीन्स एटलीस्ट 14 to 15% के रिटर्न तो आपको चाहिए, तब ना जाके आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में कोई मतलब होता है। हाँ, ये जो लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था, इसका जो मैं अभी रिविजन कराया आपको, क्या इसको क्लैरिटी लाया आप लोगों को? हेलो डिंकी, ज्योति, हाँ सर। रोशनी, है दादा। ओके। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसी के मैटर पर डिस्कशंस कर रहे थे कि ये इन्फ्लेशन जो होते हैं इसको बीट कैसे किया जाता है, इंटरेस्ट रेट बैंक के क्यों देते हैं, इंटरेस्ट रेट देने के पीछे, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने के पीछे बैंकिंग बिजनेस पे या फाइनेंशियल बिजनेस पे क्या मैटर छुपा रहता है। ठीक है, तो आज वही इंटरेस्ट रेट के ऊपर
और दो चार बातें हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जिसको एमसीक्यू में ना इस तरह का क्वेश्चंस भी पूछते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप लोग कॉपी लेके बैठ जाओ, मैं जो लिखूंगा आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। कॉपी लेके बैठो और इसको नोट डाउन करते रहो। जो भी मैं लिखूंगा समझाऊंगा आप लोग मेरे साथ साथ करना। कुछ केसेस हैं, ठीक है, इंटरेस्ट बेसिस में कुछ केस है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ केस 1 शेयर करता हूँ। लिख रहे हो ना आप लोग? लिखना प्लीज। हाँ सर। ओके। वी आर पुटिंग मनी, लिखो। वी आर पुटिंग मनी somewhere where there is no risk, there is no risk and no inflation। ना तो कोई रिस्क है मार्केट में, पैसा डूबने का तो कोई चांस नहीं है, और मार्केट में कोई महंगाई नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सिचुएशंस में अपना मनी को कहीं भी रखते हो, ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन में आप कहीं भी अपना मनी को रखते हो तो आपके मन में क्या चलेगा? तो या फिर आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन से तो नहीं चलेगा। वो जो फाइनेंस कंपनी है जहां पर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, मनी पुट कर रहे हो, उनका भी तो अपना कुछ बातें होगा। रिस्क नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, कितना दे देगा? सिंपल है, पहले मैं बात कर चुका हूँ। वो आपको क्या देगा? रिस्क फ्री रियल, है ना। वो आपको रिस्क फ्री रियल देगा, जो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में 3% मान के चल रहे हैं इंडियन सिनेरियो के हिसाब से। ओके, अब देखेंगे केस 2, ठीक है। देखो धीरे धीरे एक एक केस आपके सामने मैं सामने लाता हूं। अब लिखना केस 2, कुछ अंदर का बात है, धीरे धीरे समझ में आएगा। केस 2 लिखते रहना। वी आर पुटिंग मनी, अगेन वी आर पुटिंग money somewhere where there is a inflation, where there is a inflation but no risk। जहां इन्फ्लेशन तो है पर रिस्क नहीं है, इन्फ्लेशन है पर रिस्क नहीं है, तो हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी रिक्वायर्ड, ऐसा सिचुएशंस में हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर्ड रिस्क फ्री नॉमिनल। दीज आर द वेरी फेमस मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। रिस्क फ्री नॉमिनल, रिस्क फ्री नॉमिनल, ठीक है। रिस्क फ्री नॉमिनल, इसको हम लोग ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं आर एफ, आर एफ, आर एफ नॉमिनल, नॉमिनल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल हिसाब से ये क्या है? दैट इज 3 + 5 इक्वल्स टू 8%। मतलब 3% आपको यहाँ जो मिल रहा था वो तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ और 5%, दैट इज 8%। तो ये हो गया केस 1 एंड केस 2। अब ध्यान से देखना एक नोट, ठीक है। ये नोट में हमें क्या पता चलेगा? ये नोट में हमें पता चलेगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आगे जाके इसका सम्स भी होगा, मतलब ये वही सम्स का ही पार्ट है। मैं सम्स ही बता रहा हूँ, लेकिन अभी केस के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन आगे जब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा ना सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग घबराना मत, बहुत ही इजी होता है। मतलब 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत लोग समझ ही नहीं पाता करने क्या बोला है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है नोट।
अभी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? देखिए अध्ययन से कंसंट्रेट कीजिए। एडिंग 3 and 5, 3 and 5 ये दोनों ऐड करके आपको कितना मिलता है? सिंपल, 3 and 5 as above is 3 and 5 as above, जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया, that is this one. 3 and 5 as above is simple but approx. ये सिंपल है बट ये अप्रोक्स है। क्यों? देखो अभी देखो पता चलेगा। ये अप्रोक्स डेटा है, एक्यूरेट आंसर ये नहीं है जो आपको दिख रहा है। मतलब सिंपल 3 and 5 ऐड करके कितना आ जाता है? 8%, बट ये अप्रोक्स डेटा है। 8% इज अप्रोक्स डेटा, एक्चुअल ये नहीं होता। एक्यूरेट क्या होता है? कुछ ऐसा। The accurate answer is मल्टीप्लिकेटर। एक्यूरेट आंसर क्या है? मल्टीप्लिकेटर। क्या है मल्टीप्लिकेटर? मल्टीप्लिकेटर दैट इज RF नॉमिनल। RF नॉमिनल। अब कैसे RF नॉमिनल पता चलेगा वो देख लो। RF नॉमिनल क्या है? RF नॉमिनल इज, जैसे ये ऐसा कर लो 1.03, पहले लिखो मैं समझाता हूं। 1.03 1.03 into 1.05 -1 करके देखो तो कैलकुलेटर में। देखो 8.15% आएगा। करके देखो एक बार। 1.03 इंटू 1.05 -1, मुझे बताओ तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, आ गया सर। ओके। अब यहाँ पर सवाल कर सकते हो, सर ये 1.03 या 1.05 कहाँ से लाए? 1.03 कुछ इस सेंस से हुआ कि ये जो हम लोगों ने बोला कि 3% है ना, 3% का मतलब क्या है? 3% का मतलब ये है, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, हाँ, केस 1 और केस 2। 3% जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या? 3% अगर आपको कहीं भी बोल रहा है रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब आज आप 1 रुपी डाल रहे हो, यू इन्वेस्ट 1 रुपी, invest 1 rupee, rupees 1, and get return 1.03। that means 3% का ही मतलब होता है ना, 3 डिवाइडेड बाई 100 करो आपको 0.03 मिलेगा। 3 डिवाइडेड बाई 100 करने से आपको 0.03 मिल जाएगा। इसको 3% को तोड़ो ना 3 डिवाइडेड बाई 100 से, तो आपको मिलेगा 0.03। दैट मीन्स 1 रुपया डालने से, 1 रुपया इन्वेस्ट करने से आपको 0.03 पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, है ना। तो यही वाला पैटर्न मैंने यहाँ पर यूज किया कि जब आपका रिटर्न बोला जा रहा है कि 3%, आपको बोला जा रहा था ना रिटर्न 3% देंगे आपको इन्वेस्टमेंट में, तो 3% के बदले क्या दे रहा है आपको? 1.03। जब आप 3%, मतलब आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, मैं फिर से इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 1.03 मतलब 1 रुपया डालो तो 1.03 आपको रिटर्न मिल रहा है विथ प्रिंसिपल। इसमें प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट दोनों ऐड किया हुआ है, दोनों जोड़ के हैं। इसके साथ आप क्या इंटू कर रहे हो, और एक जो आपको मिल रहा है 1.05, इसका भी सेम मतलब है कि आपने 1 रुपी इन्वेस्ट किया था तो बदले में आपको 0.05 पैसा वापस मिला। लेकिन यहाँ से आप 1 लेस कर रहे हो। 1 लेस का मतलब क्या है बोलो तो? 1 लेस का मतलब यह है कि आपने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जब कैलकुलेट कर रहे हो तो ये जो 1 है, दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को अगर आप रख दोगे तो मुश्किल है ना, तो इसलिए अपना इंटरेस्ट रेट को अगर आप माइनस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, ठीक है। यही मतलब होता है -1 यहाँ पर करने का।
और ये दोनों को हम लोग एकदम एग्जैक्टली जो कॉम्पाउंड हुआ है इसका, कॉम्पाउंड होके जो 1 रुपया इन्वेस्ट करके 0.03 पैसा और 5% रिटर्न के साथ 1 रुपया इन्वेस्ट करके 1.05 पैसा, दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर लिखे, इनटू किए, फिर उसका प्रिंसिपल अमाउंट को लेस कर दिए और हमें जो भी मिल रहा है दैट इज 8.15। बट एक कॉमन सेंस क्या बता रहा था आपको कि 3%, 5%, आपको लग रहा था कि सिंपल में आपको 8% मिल रहा है, बट ये सिंपल इंटरेस्ट तो होता नहीं है, ठीक है आजकल, ठीक है। सिंपल में 8% दिख रहा था, लेकिन जो एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है, आपको बेसिकली मिला है 8.15%। तो आपका इफेक्टिव रेट 8% नहीं है, इफेक्टिव रेट 8.15% है। 0.15 बहुत होता है सर, 0.15 बहुत होता है। कभी 1 करोड़ डिपॉजिट करो, ठीक है, इवन 1 करोड़ क्यों, 10 लाख ही डिपॉजिट करो, उसका भी 1.5 करके देखो, आपको समझ में आएगा कि कितना अमाउंट हो जाता है। दस लाख का भी डिपॉजिट में 0.15%, 1,500 रुपये एक्स्ट्रा होता है, कोई आम बात तो है नहीं, ठीक है। तो 0.15%, और अगर आप 1 करोड़ डालोगे तो 15,000 के आसपास का वैल्यू हो जाएगा। 15,000, इट्स नॉट अ जोक। हाँ, अगर किसी का 1 करोड़ का कहीं पर इन्वेस्टमेंट है और उसमें 0.15% एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसका मतलब उसको 15,000 मिल जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ 0.15%। तो 0.15% इज अ वेरी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, मतलब 8.15 जो हो गया आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो बताओ सर, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कहानी क्लियर है कि नहीं, बताना। हाँ। सबको क्लियर है? डिंकी, रोशनी, मौसमी, प्रीति, रोशनी, ओके। तो ये है इफेक्टिव। इसमें इसमें काफी अच्छा सवाल पूछता है, आपको डायरेक्ट एक ऐसा दे देता है, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना इंटरेस्ट है, आपको सिंपल आस्क कर लेता है कि व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो आप चिंता में पड़ जाते हो, बोल तो दिया एनुअल इंटरेस्ट, इसमें इफेक्टिव रेट कहाँ से लाएंगे? इफेक्टिव रेट आपको इस तरह से लाना पड़ेगा जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व करके रखा यहाँ पर। चलो और भी कुछ सॉल्व कर लेते हैं फटाफट इसके साथ साथ, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। फटाफट मेरे साथ साथ चलो इसको, ये आई थिंक आप लोग इसने राइट डाउन कर लिया, तो मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ, रफ कर दूं? हाँ सर। ओके। अब केस 1, केस 2 तो कंप्लीटेड है, पहला नोट भी कंप्लीटेड है, एक केस 3 कर लो। केस 3, केस 3 में क्या घटा है? केस 3 में हुआ, वी आर पुटिंग मनी, सेम टू सेम लैंग्वेज आप लोग लिख लो, वी आर पुटिंग मनी समवेयर, कहीं भी डाले, वेयर, जहां पर देर इज रिस्क, जहां पर रिस्क है, देर इज रिस्क बट नो इन्फ्लेशन। इससे पहले वाला से उल्टा, मतलब पहला वाला केस क्या था? पहला वाला में इन्फ्लेशन था, रिस्क नहीं था। हाँ, केस टू में इन्फ्लेशन था, रिस्क नहीं था, पर यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? देयर इज रिस्क, रिस्क है बट नो इन्फ्लेशन। हो सकता है ये आप जब भी कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट करोगे ना, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इन्वेस्टमेंट नॉलेज ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस का इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है, तो पर्सनल फाइनेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बिजनेस फाइनेंस के लिए। तो देयर इज रिस्क बट नो इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आप देख लेना कि क्या स्थिति है आपके सामने। वी रिक्वायर्ड, इसमें आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वी रिक्वायर्ड रिस्क एडजस्टेड, आपको जो एडजस्ट रिटर्न चाहिए उसको क्या कहेंगे? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहिए आपको, ठीक है, ध्यान में रखना ये सब लाइन, ठीक है। इससे पहले वाला में क्या था? इससे पहले वाला जो केस 2 था उसमें आपको क्या चाहिए था? रिस्क फ्री नॉमिनल चाहिए था। यहाँ पर आप क्या चाहिए? रिस्क एडजस्टेड रियल चाहिए, रिस्क एडजस्टेड रियल वैल्यू, ठीक है। जो रिस्क के साथ एडजस्टेड हो उसी के साथ आप जाओगे, ठीक है। तो ये सब जो लैंग्वेज है प्लीज इस पर ध्यान रखना, यही सब क्वेश्चन का आंसर भी है। तो रिस्क एडजस्टेड रियल रेट दैट इज, रियल रेट दैट इज 3 + 6 है ना, मतलब 3% तो आपको मिल रहा था,
ठीक है, वो हम लोग का एग्जाम्पल आपको याद है ना, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कशंस किए थे कि एक तो 3% का जो आप नॉर्मली आप अपना जो मनी है जिसको आप कंजम्पशन ना करके सैक्रिफाइस कर रहे हो अपना कंजम्पशन बदले में कहीं भी रख रहे हो, दैट मीन सेविंग्स जैसा कि कारण बताया जा रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन प्रीमियम आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर नो इन्फ्लेशन सिचुएशंस माना। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशंस को हमने नो इन्फ्लेशन सिचुएशन माना। ठीक है, तो इसमें रिस्क है, तो रिस्क है तो मतलब वो वाला सिचुएशन आ गया जहां पर आपको रिस्क प्रीमियम मिलेगा, जो हम लोग एग्जाम्पल में 6% मान के चल रहे थे। तो 3 + 6 इक्वल्स टू क्या कितना हो जाता है 9%। तो ये 9% तो एकदम सिंपल में नॉर्मल में दिख रहा है, बट क्या इफेक्टिव इतना ही मिलेगा आपको? 9% सिंपल में है आपका, लेकिन क्या इफेक्टिव रेट 9% है? आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ दो कि इसमें नहीं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, फटाफट बताओ प्लीज। इफेक्टिव क्या है? 9.18। थैंक यू, वेरी गुड। इफेक्टिव हो गया आपका 9.18। जिसको नहीं समझ में आया मैं करके देता हूँ। 1.03 इंटू 1.06 माइनस 1, प्रिंसिपल अमाउंट को हटा दो, इंटू कर दो 9.18। मतलब आपको इन जनरल लग रहा था 9% है, बट नहीं, आपको एक्स्ट्रा 9.18% मिल रहा है, मतलब 0.18% आपका एक्स्ट्रा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 18% कोई कम बात नहीं होता। ठीक है, अगर 1 करोड़ डिपॉजिट रखते हो तो 0.18% में आपको 18,000 एक्स्ट्रा मिलता है। ओके, ये होगा आपका एक्यूरेट, ये है आपका एक्यूरेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, केस 4, केस 3 लिख लिए ना? हाँ सर। ओके, लास्ट केस दैट इज केस 4। Case 4, same to same, we are putting money somewhere where, ये पूरा का हर एक सिचुएशंस के साथ है, मतलब ऐसा तो करंट सिचुएशन बोल सकते हो where there is risk, मतलब ऐसा ही लोग ज्यादा मैक्सिमम लोग ये सिचुएशन समझते हैं। there is risk as well as inflation, as well as inflation, रिस्क भी है, इन्फ्लेशन भी है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होना चाहिए, क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे आप? आपका एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होगा, वी रिक्वायर्ड रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल। इसको क्या कहते हैं? रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट, इस रेट का यही नाम है, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट, ध्यान रखना है। तो दैट इज अल्टीमेटली कितना हो गया? अल्टीमेटली हो गया आपका 3 + 5 + 6, तो टोटल हो जाता है आपका 14%, जो आपका अप्रोक्स है। ये 14% अप्रोक्स है, बट एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट कितना बताओ? इफेक्टिव बता दे प्लीज। 14.6। 6.4 है ना? हाँ। কত এসছে? 6.3 6.3 पर 5 আছে তো। 639। हाँ, मतलब अगर 3 के बाद 5 से ज्यादा है, अगर 3 के बाद अगर 5 से ज्यादा होता है ना, तो उसको 4 मान लिया जाता है। ठीक है, अगर 3 के बाद जैसे आपका आया होगा कुछ ऐसा 1.03 इंटू 1.05 इंटू 1.06, ठीक है, 1.06 -1, तो अल्टीमेटली आपका आ जाता है 14.64। ये 6.3 के बाद कुछ 5 से ज्यादा वैल्यू है तो मैंने 6.4 लिया। ठीक है, तो 14.64%, ये होगा एक्यूरेट, आपको इतना मिलेगा। जस्ट इमेजिन अगर किसी का 1 करोड़ डिपॉजिट है और 0.64% का एक्स्ट्रा, मतलब 1 करोड़ में 0.64 मतलब समझ रहे हो ना मतलब काफी अमाउंट, 64,000
64,000। जस्ट इमेजिन कि ये सिंपल सा मैटर आपको 64,000 नहीं दे रहा था, बस इसके लिए आपका रिटर्न कितना आ जाएगा, जस्ट इसके लिए। सौकत क्लियर? सौकत, शिवम? यस सर। सौकत को मेरा आवाज नहीं आ रहा? ओके। सर तो ये था इंटरेस्ट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मैटर था, जिसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी था, जो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंटरेस्ट वाला पैटर्न था। इसके रिलेटेड सम्स आगे आगे चर्चा होगा, ठीक है, ऐसे रिलेटेड सम्स भी होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग और जो दूसरा पार्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, अब लोग देखना अपने नोट्स में लिखा हुआ होगा कि ये था इंटरेस्ट पार्ट। अभी हम लोग बात करेंगे कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, जो वन ऑफ दी हॉट टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जो आप लोग बचपन से तो करते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ हटके चीज भी सीखोगे जो शायद आप बचपन में नहीं किए। तो अभी टीवीएम का वो वाला पार्ट, that is compounding and discounting. It's a very popular, compounding discounting is a very popular, compounding and discounting, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक, ठीक है। ये दोनों टेक्निक कभी कभी कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल बेस में भी पूछ लेते हैं, ठीक है, मतलब एक्सप्लेन कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग टेक्निक, ठीक है, विद द प्रॉपर एग्जांपल, ऐसा भी पूछ लेते हैं। तो पूरा का पूरा खेल एक बार देख लो एग्जांपल के साथ, ठीक है। मैथ्स भी तो पूछता ही है, मैथ्स नॉर्मल है, मैथ्स बहुत पूछता है। तो हम लोग इसको स्टोरी के हिसाब से सीखते हैं, ठीक है। स्टोरी क्या है? फर्स्ट स्टोरी, स्टोरी 1 लिख लेना, साथ साथ चलते रहना। एफएम में लिखना बंद नहीं होगा, जैसे टैक्स में सुनना बंद नहीं होता, एफएम में लिखना बंद नहीं होता। वी आर डिपोजिटिंग, लिख रहे हो ना, 5,000 in a bank. We are depositing 5,000 in a bank today. आज हम 5,000 बैंक में डाल रहे हैं at 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, 14% पर एनम फॉर 5 ईयर। कितना सालों के लिए? 5 सालों के लिए, फॉर 5 ईयर। what will be accumulated, what will be accumulated deposit, accumulated deposit after 5 year। कहना ही चाह रहा है कि 5 साल बाद आपको कितना मिलेगा, दिस इज द क्वेश्चन। ये स्टोरी 1 है। स्टोरी 2 भी लिख लो एक बार। स्टोरी 2 एक साथ 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंपाउंडिंग भी अंडरस्टैंड हो जाएगा, डिस्काउंटिंग भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। वी विश टू withdraw, we wish to withdraw an amount of 9627। हम विथड्रॉ करना चाहते हैं 9627 फ्रॉम अ बैंक से, आफ्टर 5 ईयर। आज नहीं उठाना है, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years। What amount should be deposited today? What amount should be deposited today at 14% per annum, 14% per annum, to make that withdrawable, to make that withdrawable, मतलब उस पैसे को उठाने लायक कैसे होगा, ठीक है, टू मेक दैट विथड्रॉएबल। तो ये है 2 स्टोरी, स्टोरी 1 एंड स्टोरी 2। पहला स्टोरी क्या है? वी आर डिपोजिटिंग 5,000 इन ए बैंक टुडे एट 14% per annum for 5 years। What will be accumulated deposit after? What will be the accumulated deposit after? Oh sorry, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, after 5 year।
आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट कितना होगा। और स्टोरी 2 कह रहा है एक ही साथ में कि वी विश टू विथड्रॉ एन अमाउंट ऑफ 9627 फ्रॉम ए बैंक आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद उठाना चाहते हैं, बट उसके लिए व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड टुडे, आज कितना अमाउंट डाले, अगर इंटरेस्ट रेट 14% पर एनम करके हो तो जाके वो मनी विथड्रॉएबल होगा। ठीक है, तो पहले स्टोरी 1 सॉल्व करते हैं, फिर स्टोरी 2 में ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर लिख लिए तो मैं इसको रब कर सकता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो आप लोग पहला स्टोरी 1 का आंसर कर लो। स्टोरी 1 का आंसर क्या है? स्टोरी 1 का आंसर सॉल्व कैसे करोगे? ऐसे इसके लिए नॉर्मली फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला ही करेंगे, बट फॉर्मूला को हम लोग रटेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे फाइनेंस में काफी सारा फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जितना कम से कम हो सके फॉर्मूला हम लोगों को मगअप करना पड़े, ताकि हम लोग डायरेक्टली उसका यूज कर ले, और उसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला मगअप करने का जरूरत नहीं है। आपके सामने कॉमर्शियल कैलकुलेटर होना बहुत जरूरी है, अगर है तो बहुत अच्छा, अगर आज नहीं है तो नेक्स्ट दिन से ऑब्वियसली कमर्शियल कैलकुलेटर जो आप लोग के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होता है वो आप लोग ऑलवेज अपने साथ रखना, क्योंकि फाइनेंस में हर बात में जैसे अकाउंट्स में चाहिए होता है ना, फाइनेंस में कैलकुलेटर का यूज भी बहुत मल्टीपल टाइप का है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमेशा एक प्रेजेंटेशन के साथ चलो, बहुत अच्छा होता है। ये इजी है, लेकिन जब टफ में जाओगे ना तो ग्राफिकल जो मैप बोलते हैं इसको, माइंड मैप बना के चलो। तो पहले माइंड मैप बना लेते हैं कि माइंड मैप क्या है, कि हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना है। कैसे बोल दिए सर, यहाँ से यहाँ पहुंचना है। बेसिकली हम जो है हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं, बैंक ने बोला 14% करके इंटरेस्ट देगा। हम यहाँ खड़े हैं, आज 0 ईयर है, मतलब एकदम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है। आज हमने बैंक में कितना जमा किए? 5000 हमने बैंक में जमा किया, 5000। 5 ईयर्स लेटर हमें पहुंचना है 5 साल बाद। ठीक है, तो सवाल एकदम सिंपल है कि आज आप 5000 जमा कर रहे हो बैंक में, यू डिपॉजिट टुडे 5000। सवाल एकदम सिंपल है कि आफ्टर 5 ईयर्स 14% रेट में आपको कितना कंपाउंडिंग करके मिलेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला छोड़ो, डायरेक्ट एकदम 5000 into 1.14 होल टू द पावर 5, जस्ट यही सॉल्व करना है। अमाउंट इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं रटने दूंगा आपको, फॉर्मूला छोड़ो। क्या करना है, एकदम सिंपल काम है कि 14% इंटरेस्ट है ना आपका, आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपका इंटरेस्ट 14% है, सबसे पहले इंटरेस्ट को देखना, और आपको बोल दिया है 14% पर एनम। ठीक है, तो आप 14% को तोड़ो ना, 14 जैसे कि अभी इफेक्टिव रेट में सिखा रहे थे, इफेक्टिव रेट में आप 3% को तोड़ के 0.03 नहीं किए थे, सिमिलर वे में आप 14% को तोड़ो, 14% का मतलब 14/100, दैट मींस 14/100 मतलब 1.14। अब बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आपको 14% इंटरेस्ट है और 0.14 आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर आप इफ यू इन्वेस्ट ₹1 तो बदले में आपको कितना मिल रहा है? 1.14, मतलब 1 रुपया डालो तो 1 रुपया 14 पैसा मिलता है। इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी इन अ मार्केट देन यू विल गेट 1.14 रुपीज इन टोटल रिटर्न। ठीक है, जिसमें 1 रुपीज आपका हो गया प्रिंसिपल और ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट, है ना। तो यही वाला 1.14 हमने यहाँ पर यूज किया। अब ये 1.14 5 साल में 5000 को कितना करता है, तो आपको बस सॉल्व करना क्या है, ये 1.14 टू द पावर 5। मेरे को बस बताना कि वह 1.14 मैंने जो यहाँ पर यूज किया, कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ज्योति, डिंकी? हाँ सर। डिंकी क्लियर ना डिंकी? डिंकी का साउंड नहीं आ रहा है। हाँ बोले ना डिंकी? ओके, हाँ 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 ही बोले होंगे, ठीक है। 1.14 होल टू दी पावर 5। अब जस्ट सॉल्व इट ना, अपने पास जो कॉमर्शियल कैलकुलेटर है उसमें एक चीज करो, ठीक है, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ करो, अगर किसी को आता है बहुत अच्छा, नहीं आता है सीख लो फटाफट, एकदम सिंपल है। अपना कैलकुलेटर जो कॉमर्शियल कैशियो का या ऑरपेट का जो भी कैलकुलेटर है, उसमें आपको क्या करना है, 1.14 कैलकुलेटर में लिखो। 1.14 लिखने के बाद आपको बस क्या करना है, इंटू देना है। ठीक है, 1.14 कैलकुलेटर में टाइप करो, जस्ट देन इनटू
टाइप इनटू, एक बार वन टाइम इनटू पे कैलकुलेटर वन टाइम इनटू काउंट कर लेता है, ठीक है, मल्टीप्लाई को काउंट कर लेता है वन बार, ठीक है। उसके बाद अगर ये वन टाइम काउंट एक बार हो गया ना, वन टाइम काउंट एक बार हो जाता है, तो उसके बाद आपको बस क्या करना है, और 4 बार, क्योंकि ये वन काउंट हो गया, उसके बाद इक्वल टू एक बार, इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार, 4 काउंट मोर, ठीक है। तो वन काउंट, वन टाइम काउंट प्लस 4 टाइम काउंट, तो 5 बार। तो आपको बस अपने कैलकुलेटर में 1.4 दबाना है, 1.14 टाइप करने के बाद जस्ट एक बार इंटू को प्रेस करो, इंटू प्रेस करने से 1 काउंट हो जाता है, उसके बाद आप 4 टाइम्स इक्वल दे दो, ठीक है। तो जैसे आप 4 टाइम्स इक्वल दोगे, आपके पास अपने आपके कैलकुलेटर में कुछ शो होगा, ठीक है। तो आपके कैलकुलेटर में जो भी अमाउंट आएगा, अगर आप उसको 5000 के साथ इंटू करोगे ना, तो आपको जवाब मिलेगा। करके बताए कितना आया? 9627 96। प्लीज मुझे बताना कि जैसे मैंने आपको समझाया कि 1.14 टू दी पावर 5 को कैसे सॉल्व करना है, क्या ये मेथड आपको समझ में आया, या फिर मुझे और भी फिर से एक बार समझाना चाहिए? ये मेथड सबको एकदम गेटेबल है ना, सबको समझ हाँ आया ना सर। कि कैसे हाँ 1.14 सर। को एक बार इंटू, बस सिंपल है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगा, जिसको प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा लग सकता है कि सर बहुत झमेला है, एकदम झमेला नहीं है। अब मतलब बड़े से बड़े प्रॉब्लम को अपने कॉमर्शियल कैलकुलेटर में सॉल्व यू कैन सॉल्व इजीली, ठीक है। जस्ट 1.14 ये कंपाउंडिंग का पैटर्न है, ठीक है। दिस इज अ सिंपल कंपाउंडिंग का पैटर्न है, बहुत काम का चीज है, आप एक बार सीख लो ना, इट्स अ ट्रिक्स, इट्स अ फेमस ट्रिक्स। आपको कैलकुलेटर में बहुत सारा चीज मैं इस बार सिखाऊंगा, ये स्पेशली फाइनेंस में ये सब चीज आता है, इट्स अ ट्रिक्स। 1.14 एक बार लो, फिर एक बार मल्टीप्लाई को करो, और मल्टीप्लाई जब भी करोगे एक वो काउंट हो जाता है, उसके बाद जितना पावर में होगा, ठीक है, मतलब पावर में 5 था ना, तो इंटू करते एक काउंट करना और 4 बार, ठीक है, ताकि टोटल काउंट 5 से ज्यादा ना हो, ठीक है। डिवाइड के केस में उल्टा होता है एक्चुअल में, डिस्काउंट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल डिस्काउंटिंग छोड़ो, अभी जस्ट कंपाउंडिंग या मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान दो, मतलब थिंक अबाउट योर फ्यूचर, नॉट अबाउट दी पास्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई देके 4 बार इक्वल मारो, जो भी आपका कैलकुलेटर में शो हो रहा है, जैसे मैं देख सकता हूँ 1.14 करके इंटू एक बार मैंने दबाया, फिर 1 2 3 4, ठीक है, इंटू दबाते मैं एक काउंट कर लिया था, और मैं 4 बार काउंट किया, जो भी अमाउंट आया, ये अमाउंट ऐसा कुछ आया है मेरा 5000 इंटू, आप डायरेक्ट कैलकुलेट इंटू कर दे सकते हो, 1.9254145824, ये कैलकुलेटर शो कर देता है, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई यहाँ से अप्रोक्सीमेशन भी लेता है तो 93 होगा, ठीक है। तो ऐसा भी कोई बिग इश्यू नहीं हो जाता है, 93 कर सकता है वो। और इसके साथ जब मैं 5000 को इंटू कर दूंगा, तो ये आ जाता है आपका 9627। ये आंसर सबका आया ना, 9627? यस सर। ओके, तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को कंपाउंडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये आप आज खड़े हो, आपको फ्यूचर में 5 साल बाद कितना पैसा आप रखे हैं, और उसका 14% रिटर्न के साथ आपको कितना मिल रहा है, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। जो आपने बड़ा सरल से आपने कैलकुलेशन कर लिया, अपने सिंपल, विदाउट मग ऑफ एनी फॉर्मूला, मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बस एक सिंपल 1.14 टू दी पावर 5 करके इंटू 5000 करके आपको सिंपल आपको जवाब मिल गया कि 5000 रुपया अगर आप 5 साल के लिए 14% रेट में रखते हो बैंक में, 5 साल बाद कंपाउंड रेट में आपको 9627, दैट इज 9627 रुपीज आपको मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला स्टोरी 1 का जवाब। तो अगर स्टोरी 1 क्लियर है, तो मैं स्टोरी 1 को रब करता हूं। अब हमने स्टोरी 2 करना है। स्टोरी 2, स्टोरी 2 का जवाब क्या होगा? स्टोरी 2 के केस में फिर से स्टोरी 2 थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं, बट बेसिक्स है। स्टोरी 2 में क्या बोला, यू वी विश टू विथड्रॉ एन अमाउंट ऑफ 9627, हम विथड्रॉ करना चाहते हैं 9627। देखना, मैं यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, रूट ये बैक में ड्रॉ किया, क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि हमको यहाँ कितना विथड्रॉ करना है, आई नो दिस, बट आई डोंट नो व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड यहाँ, ये मुझे नहीं पता। दैट मीन्स इसको कहते हैं आपका
डिस्काउंटिंग सिस्टम, मतलब आपको पीछे जाना पड़ रहा है, आपको आपका फ्यूचर पता है पर आपको आपका आज नहीं पता। यू नो योर फ्यूचर बट यू डोंट नो योर प्रेजेंट, ठीक है, आपको अपना प्रेजेंट नहीं पता बट आपको फ्यूचर पता है। तो जब फ्यूचर से हमको प्रेजेंट में आना पड़ता है ना, तब उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। फ्यूचर से प्रेजेंट, ये आपको ये एफएम में, एफएम का सम्स जो होता है ना वो टफ नहीं होता है, सम्स बड़ा आसान होता है, बट इसका लैंग्वेज में इंपॉर्टेंस ही होता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज जो समझ गया ना वही सम्स को कर लेगा। इसलिए मैं बार बार छोटा छोटा लैंग्वेज पे ध्यान दे रहा हूँ। We wish to withdraw an amount of 9627 from a bank after 5 years. That means हमें फ्यूचर पता है 9627. What amount should be deposited today? आज कितना जमा करे so that 14% इंटरेस्ट रेट में 14% इंटरेस्ट रेट में ये पैसा विथड्रॉबल हो जाए, ठीक है। 14% रेट में ये टोटल ड्यूरेशन कितना है 5 साल, 5 इयर्स में ये अमाउंट हो रहा है, 5 इयर्स में हो रहा है, टाइम भी पता है हमें, तो बस डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज करना है। दिस इज अ डिस्काउंटिंग टेक्निक। क्या करेंगे इसको डिस्काउंटिंग करने के लिए, 5000, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 5000 यहाँ पर क्या हो जाएगा 9627। व्हाट यू नो 9627, ये वैल्यू आपको पता है, आपको यहाँ डिवाइड करना चाहिए, इंटू तो होगा नहीं, 9627 डिवाइडेड बाई सेम टू सेम 1.14 कैसे आया, आई थिंक आपको पता है, और टू दी पावर 5 5 साल, टू दी पावर 5 मतलब जो ईयर है आपका वो 5 साल में होगा, तो 1.14 होल टू दी पावर 5 मतलब 9627 डिवाइडेड बाई ये है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, मैं आपको प्रोसेस लिख के दे रहा हूं, आप नोट करके रख सकते हो, ठीक है, प्रोसेस नोट कर लो। सेम जैसे आप कैलकुलेटर में किए थे वैसा ही होगा, डोंट नीड टू मग अप एनी फॉर्मूला, कंपाउंडिंग के लिए अलग, डिस्काउंट के लिए अलग, पागल हो जाओगे, एन्युटी है, रेसिडुअल्स है, इतना नहीं करना। फिर दूसरा लेवरेज में फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल में फॉर्मूला है, डोंट नीड टू मग अप सो मेनी फॉर्मूला, जहां जरूरत है बहुत ज्यादा वहीं पर करेंगे, अदरवाइज डोंट नीड टू मग अप। अब अपना जिसका भी जो भी इंस्टीट्यूट का मैट है, ठीक है, वो आप खोल के देखना कितना फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला से ही कर रहे हैं लेकिन फॉर्मूला नहीं रट रहे हैं। इसको क्या करेंगे 1.14 अपने कैलकुलेटर में टाइप करो, टाइप करो इसको, आई थिंक आप कर रहे हो मेरे साथ साथ। हाँ बोलो। বলছি অ্যানসারটা কি 5000? हाँ आंसर शुड बी 5000, वेरी गुड, आंसर 5000 ही होगा, वेरी गुड। 1.14 कैलकुलेटर में टाइप करो, 1.14 टाइप करने के बाद जैसे इनटू के केस में क्या होता है, बस यही एक चीज आपको यहाँ याद रखना है और कोई भी चीज याद नहीं करना, मतलब कंपाउंडिंग में आप इनटू दबाते हो, ठीक है, कंपाउंडिंग में आप इनटू देते हो तो वो इनटू काउंट होता है, बट यहाँ पर ना डिवाइड जो होता है ना वो काउंट नहीं होता, बस जितना पावर में है उतना बार डिवाइड कर दो, जितना पावर में है उतना बार डिवाइड, मतलब एक बार डिवाइड देने के बाद जस्ट पुट 1 डिवाइड, लेकिन डिवाइड काउंट नहीं होता है, ठीक है, जस्ट पुट 1 डिवाइड एंड डिवाइड काउंट नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड वो फर्स्ट टाइम जो डिवाइड है विल नॉट काउंट, ठीक है, वो काउंट होगा ही नहीं, मतलब कैलकुलेटर ना मल्टीप्लाई के टाइम पे समझ जाते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डिवाइड के टाइम पे ना उसका कंप्यूटर ऐसा नहीं समझता कि उसको डिवाइड करने बोल रहा है, वो सेकेंड टाइम डिवाइड करने के टाइम पे वो सोचता है। तो आप एक बार भी डिवाइड दे दो, कोई कोई कैलकुलेटर 2 बार डिवाइड मानता है तो 2 बार डिवाइड दे देना, मैटर एक ही होता है, जितना बार डिवाइड देना है दे दो, 2 बार डिवाइड देने के बाद पावर में जितना है उसको इक्वल करो, इक्वल 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 5 बार, आपके पावर में 5 है 5 बार इक्वल, ठीक है, 5 टाइम्स इक्वल, जितना पावर में है 5 टाइम्स इक्वल, जितना पावर में है, 2 बार डिवाइड दबाओ दबाओ, 2 बार दे दो 3 बार दे दो, काउंट नहीं होगा डिवाइड, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं लेता है, आप करके देख सकते हो, किसी किसी के कैलकुलेटर में एक स्टेप प्रोसेस इधर उधर हो सकता है बट सेम प्रोसेस सेम है, ठीक है, किसी के कैलकुलेटर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ मेमोरी ऐड हो जाता है तो 2 बार की जगह 3 बार ऐसा कुछ टाइप करना पड़ता है, आप थोड़ा उस पर ध्यान रख लेना, बट अल्टीमेट केस यही है। ऑरपेट का कैलकुलेटर, कैशियो वाला कैलकुलेटर सभी में हो जाता है, नॉर्मल सिटीजन कैलकुलेटर जो मार्केट में सबको मिलता है इजीली अवेलेबल, यही सब आपके एग्जाम में अलाउड है, ठीक है, साइंटिफिक इज नॉट अलाउड इन योर एग्जाम। तो डिवाइड डिवाइड 2 बार करो 3 बार करो, फिर इक्वल जितना है, मतलब जितना पावर में है, जितना पावर में है उतना बार आप इक्वल दो, आपका जो भी आंसर आएगा, जैसे मैं देख पा रहा हूँ 1.14 डिवाइड करके 1 2 3 4 5 .5193 ऐसा कुछ आया, आया ना,
तो 9627 डिवाइडेड बाई 0.519368664434 ऐसा कुछ आया। इसको आप डिवाइड कर लो। अब एक चीज कर सकते हो, 9627 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो अमाउंट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसको तुम डिवाइड भी कर लो 9627 से, तो भी जवाब आएगा। अगर आप ऐसा भी करते हो, जो जवाब आपका आया ना उसके साथ आप, मतलब ये ऐसा हो सकता है 9627 डिवाइडेड बाय दिस, और यू कैन डू जो भी आपके कैलकुलेटर में आया इसको आप इंटू कर दो इंटू कर दो आप 9627 के साथ, तो भी देखो आपका ये वाला जवाब आ जाएगा। 9627 डिवाइडेड बाय, अगर ऐसा करते हो 0.51936866 434, तो 18,535, नहीं सॉरी 1.14 इंटू, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, एक छोटा सा पॉइंट में गलत बोल दिया। एक बार ध्यान से देखो, जब आप 1.14 को इंटू करके डिवाइड करोगे तो जवाब ऐसा आ जाएगा, लेकिन मैं जो यहाँ पे आपको डिवाइड करने बोला ना, आप इसको जस्ट डिवाइड नहीं, आपको इसको क्या करना है, इसको इंटू कर देना है। मतलब ये जो यही सिस्टम है, फॉर्मूला को लिखने का पैटर्न नहीं है, बट यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जस्ट देखो, एक ध्यान से देखना। हाँ, जब आप ऐसा करते हो, या तो आप 9627 जो आपका है, आपके कैलकुलेटर में जो 0.519 आया ना, 0.519519 जो भी आया आपका, इसके साथ आप 9627 को इंटू करो तो आप प्रेजेंट वैल्यू दैट इज 5000 में पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा करना चाहता है, ठीक है, अगर कोई ऐसा करना चाहता है कि 9627 डिवाइडेड बाई 1.14 होल टू द पावर 5, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1.14 होल टू द पावर 5 का जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए वो ला दो, फिर 9627 से डिवाइड करो तो भी 5000 आएगा। लेकिन मतलब अच्छा यही है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में जो मैंने अभी आपको सिखाया ना वही करो, वो डायरेक्ट आपका कैलकुलेटर से डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोला? हेलो, आ गया। सबको समझ में आया? ज्योति? सर कंफ्यूज हो गया। अरे कंफ्यूजन का कुछ नहीं है। तो देखो, दो पैटर्न में हो सकता है, मैथ है ना, तो आप दोनों हिस्से से कर सकते हो। या तो आप ये जैसे कैलकुलेटर में आप ऑलरेडी डिवाइड कर चुके थे, कैलकुलेटर में जब आप 1.14 ये जो आपने ऑलरेडी, ये जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, जो मैंने अभी आपको सिखाया, इसमें आप क्या किए, 1.14 कैलकुलेटर में टाइप किए, फिर उसके बाद डिवाइड ऐसा आपने डिवाइड एक बार दो बार दबाने के बाद 1 2 3 4 5 आप 5 बार इक्वल टू दे दिए, जो भी वैल्यू आपका आया उसके साथ आपने ये 9627 को इंटू कर दिए, यही तो किए ना आपने। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी डिवाइड कर चुके थे, मतलब आपका जो फैक्टर है ना, इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। ये डिस्काउंट फैक्टर जो भी आपका नहीं आ गया था ना, ये डिस्काउंट फैक्टर के साथ आप इसको इंटू कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, इस वैल्यू को कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर या इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर निकाल के कैलकुलेट करो, जस्ट इसके साथ इंटू कर दो, ठीक है, ये इंटू करने से हो जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला वाइज लिखा, ठीक है, 9627 डिवाइडेड बाई किया, तो ऐसा अगर आपको करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9627 को ऐसे रहने दो, ठीक है। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये बस आपको ये दिखाने के लिए, ये फर्स्ट दिखाने के लिए है। 9627 आप ऐसे लिखो, और फिर ये 1.15 का जो 14 का जो वैल्यू है ना, इसको अलग से कैलकुलेट करो, होल टू द पावर 5, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके करो। मतलब 1.14 इंटू 1 2 3 4 5, मतलब ये नीचे वाला आंसर आ जाएगा कुछ 1.92, नीचे वाला आंसर आ जाएगा 1.925, ऐसा कुछ आ जाएगा 1.92, मतलब 93 करो, ठीक है। तो 9627 डिवाइडेड बाई 1.93 करो, तो भी देखो आपको 4988 समथिंग, मतलब अल्टीमेटली वही 5000 के आसपास ही आपको आ रहा है। हाँ सर। हाँ, ऐसा करके भी कर सकते हो, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड वो जो मैंने डिवाइड का फैक्टराइजेशन आपको सिखा रहा हूँ ना, वो डिवाइड का फैक्टराइजेशन रिकमेंडेड है। लेकिन आप जब इसको प्रेजेंट करोगे तो आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
लेकिन आप फैक्टर कैलकुलेट करके करो, वो रिकमेंडेड है। समझ में आया? हाँ सर। ओके मतलब जितना फास्ट होगा उतना इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि फाइनेंस में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर वगैरह अलग से कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कभी कभी दे भी देता है। इवन मतलब कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि आपको ना डिस्काउंट फैक्टर दे दिया, मतलब ये जो फैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, ये वाला, ये जो 0.915193, ठीक है, ये जो मैंने दिया ना, ये ऑलरेडी दे के रखता है, ठीक है, सीएस में देता है, बीकॉम लेवल में भी देता है, सीए में उतना नहीं देता, पर बता नहीं, कभी कभी दे भी सकता है। ये जो डिस्काउंट फैक्टर है, ये बहुत टाइम में क्या करता है ना, आपके क्वेश्चन में दे के रखता है डिस्काउंट फैक्टर को। तो बस आपको क्या करना होता है, ये डिस्काउंट फैक्टर ऑलरेडी दे के रखा है, तो आपको बस इसके साथ इंटू करना है 9627 को। आपको इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो ही नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी गिवन है। ये अगर गिवन रहता है तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए ना ये क्या है, इसलिए मैं बार बार बताऊंगा आपको कि आप डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करना सीखो। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है कि सर अगर गिवन है और अगर मैं खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट फ्रैक्शंस में थोड़ा डिफरेंस हो, तो उस केस में क्या फॉलो करना चाहिए, सम्स इज बड़ा, ठीक है, आप बड़ा या सम्स बड़ा, सम्स बड़ा। तो जो सम्स में दिया हुआ है आंसर, उसको कैलकुलेट करके निकालो, चाहे जो भी आंसर आए कैलकुलेट आपका उसी से होना चाहिए, ठीक है। तो गिवन, अगर फैक्टर गिवन है तो फैक्टर से डायरेक्ट इनटू कर दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ये जो प्रॉब्लम थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर है तो आगे और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे ना तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो अभी तुरंत, सारा का सारा प्रॉब्लम। सर स्टोरी आंसर गुलो एरम भावे लिखते হবে? हाँ ऐसा करके लिख ना, एकदम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ। जिनका एमसीक्यू है वो रफ में कर ले, रफ में करके फटाफट आंसर कर दे, और जिसका एमसीक्यू नहीं है वो ऐसे ग्राफिकल प्रेजेंट करके करे, नो प्रॉब्लम। अच्छा है, इंस्टीट्यूट पसंद करता है, इंस्टीट्यूट भी पसंद करता है, बीकॉम के एग्जाम में भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भी पसंद करता है, ज्यादा मार्क्स कैरी होता है, क्योंकि फाइनेंस जो है ना वो एनालिटिकल पेपर है, तो एनालिटिकल पेपर में आपका एनालिसिस कितना अच्छा है उसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना प्लीज। एक क्वेश्चन लिखना, द कॉस्ट ऑफ अ न्यू स्मार्टफोन, a cost of a new smartphone is 10,000, ठीक है, is 10,000। स्मार्टफोन का दाम कितना है, 10,000। इफ द इंटरेस्ट रेट, आई कर दो इसको, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5%, इफ इंटरेस्ट रेट 5% है, हाउ मच would you have to set aside, how much would you have to set aside now, set aside now to provide this sum in 5 years। क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए न्यू स्मार्टफोन इज 10,000। एक स्मार्टफोन है जिसका दाम बोल के रखा है, सॉरी, जिसका दाम है 10,000। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5%, हाउ मच वुड यू हैव टू सेट असाइड, आपको कितना पैसा साइड करके रखना पड़ेगा ताकि 5 साल बाद आपको वो पैसा मिले। 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, कैलकुलेट करके बताओ। टू मिनट्स। 7835। 7835 सबका आंसर यही है।
और कोई जवाब देगा क्या? मौसमी हाँ बोला सर 7. 78385। मौसमी ने बोला 7835. ज्योति सर भी मेरा एग्री भी। करता है. ज्योति भी एग्री करता है. बाकी लोग? डिंकी? यस सर। शिवम भी बोलता है यही वाला जवाब. सईकत, डिंकी, रोशनी, इन लोगों का जवाब नहीं मिला अभी तक. सर 12,763। 12,000. 763। सईकत बोल रहा है 12,763. अच्छा. तो मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, डिंकी? हाँ डिंकी बोलो. आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है आपका, बोलो. मेरा 12,763 आ रहा है। अच्छा, डिंकी का भी जवाब है 12,763. मतलब डिंकी एंड सईकत का जवाब ये आया. रोशनी का क्या? 12,763। अच्छा. सुमित? सुमित? सुमित आचिस? ढुकलो तो चले गलो আবার. प्रीति? 7812 এসছে। 7812. प्रीतिर आंसर है 7812. ओके ठीक है, चलो देखते हैं किसका किसका जवाब सही हुआ है. ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति. 10,000 का क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, यही आइडेंटिफिकेशन करना है आप लोगों को. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कॉस्ट ऑफ ए न्यू मोबाइल फोन इज ₹10,000. स्मार्टफोन का दाम है 10,000. इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5%, हाउ मच वुड यू हैव टू सेट असाइड नाउ टू प्रोवाइड दिस सम इन 5 years. ये डिस्काउंटिंग है रे बाबा, ये डिस्काउंटिंग है. कैसे पता चला? बिकॉज आपको ये तो पता है ना, आपको तो ये पता है ना कि 10,000, 10,000 जो है ये आपको 5 साल बाद चाहिए. यही तो बोला कि हाउ मच वुड यू हैव टू सेट असाइड नाउ टू प्रोवाइड दिस सम इन 5 years. तो प्रोवाइड दिस सम मतलब क्या? प्रोवाइड दिस सम मतलब 10,000. ये 10 साल आपको 5 years बाद चाहिए. ठीक है, आपको पूछा है कि आज आप कितना पैसा साइड में रखोगे. दिस इज योर 0 year करंट प्रेजेंटली, ये आपको पूछा गया है. ठीक है, तो इसके लिए आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा. तो सिंपल है डिस्काउंटिंग का टेक्निक. 10,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा इंटरेस्ट रेट 5% है. किसी का म्यूट नहीं है, थोड़ा म्यूट करो, बाद में बात करता हूँ. 10,000 डिवाइडेड बाय 1.05. 1.05 कैसे आया पता है ना? 5% को अगर डिवाइड कर दोगे 5/100 मतलब 5%. मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 करो, ये तो मैं बार बार सिखाता हूँ, +1 कर दो तो 1.05. मतलब ₹1 डालने से 1.05. 5% का मतलब यहाँ पर यही होगी इफेक्टिव रेट. हाँ 1.05 इफेक्टिव रेट का बहुत मतलब है यहाँ पर 1.05, इसलिए 1.05 होल टू दी पावर कितना 5. तो पहले आप सिंपल 1.05 को सॉल्व करो ना, 1.05 को सॉल्व करो ना 5 साल के लिए. मतलब एकदम डायरेक्ट कर लो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के. मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ तो, डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ कितना हो रहा है. जो लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किया मुझे बताओ डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है. डिवाइड करके होगा 0.07835261666. हाँ मतलब 1.05. इसका कैलकुलेट कैसे करोगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, या इसको पीवीआईएफ भी कहते हैं. हाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर या पीवीआईएफ, पीवीआईएफ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. 1.05 अपने कैलकुलेटर में टाइप करो. ठीक है, फिर डिवाइड मारो, दो बार डिवाइड मार दो, 2 बार डिवाइड मार के जितना पावर में है इक्वल 2 बार डिवाइड मारो, फिर जितना पावर में है, मतलब जितना पावर मतलब 5 बार इक्वल 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार. ठीक है, 5 टाइम्स पावर में मारो. 1.05 डिवाइड 5 बार पावर. ठीक है, तो आई थिंक देखो आंसर कुछ आएगा 1.05 डिवाइड 1 2 3 4 5 0.7835 0.7835 26 समथिंग ऐसा कुछ चल रहा है.
तो अगर इसको आप इंटू कर दो, ये तो ये ऑलरेडी डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ठीक है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ आप डायरेक्ट इसको इंटू कर दो, अब इसको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, यू ऑलरेडी कैलकुलेट डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ आप डायरेक्ट इंटू कर दो 10,000 को, तो इंटू करो 10,000 को, तो आपका जवाब आता है 7835। तो यहाँ पर मौसमी एंड ज्योति गिव अ राइट आंसर, सोइकॉद एंड डिंकी का गलत हुआ है क्योंकि सर, आपको मेरा भी 10,000 सही था। 5 साल बाद, अच्छा हाँ, शिवम का भी सही है, शिवम ने भी यही आंसर दिया। डिंकी एंड सोइकॉद का तो जवाब ऐसा हो गया कि अगर 10,000 आपको 5 साल बाद चाहिए तो आज आपको 12,763 जमा करना पड़ेगा, आपने क्वेश्चंस का मतलब समझ नहीं पाए होंगे। और जो प्रीति क्या कैलकुलेशन किया मुझे समझ में नहीं आया, इट्स आउट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया 7835? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। बोलो बोलो बोलो। স্যার বলছি যে যখন আমরা ফোন কিনতে যাই, যখন ইএমআই এ ফোন কিনছি, স্যার এরা হ্যাঁ। যে ক্যালকুলেট করে বলে যে মানে যদি ক্যাশে নিলে সাপোজ 10,000 টাকা দাম পড়বে, ইএমআই এ নিলে সাপোজ ওটা 12,000 সামথিং পড়বে, 2,000 টাকা এক্সট্রা পড়বে, তো স্যার তখন কি ওরা কম্পাউন্ডিং টেকনিকটা ইউজ করে? मतलब वो लोग कैश डिस्काउंट देता है, ईएमआई में लेने से इंटरेस्ट ले लेता है ना। হ্যাঁ স্যার সেটাই বলছি স্যার, ওটা हाँ, ওটা কি हाँ, কম্পাউন্ডিং तो টেকনিক ऑब्वियसली ইউज করে? कंपाउंडिंग कर लेता है, ठीक है, ऑब्वियसली कंपाउंड कर लेता है कि मतलब वो उस टाइम पे क्या करता है, जो भी टोटल होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा लेता है, 5 साल का इंटरेस्ट कंपाउंड कर लेता है, जितना साल का ईएमआई होगा उसके हिसाब से, फिर उसके हिसाब से तुम्हारा फोन का दाम बोल देता है। और ये जो सम्स था इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपको 10,000 चाहिए, आपको पता है कि 10,000 मेरा फोन का दाम है, आप अपने गुल्लक में आज चाहते हो कि आज कुछ तो जमा करे, आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स करके रखा या बैंक में सेव करके रखा, तो बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको 5% देगा बोल के रखा था, ठीक है, तो आपको बस ये तय करना था कि आज आप कितना पैसा जमा करेंगे। तो आज अगर आप 7,835 जमा करते हो और 5% रेट में 5 साल के लिए रख देते हो, तो जाके आपको 5 इयर्स बाद 10,000 मिल जाएगा और अपना स्मार्टफोन लेके आप खुश हो जाना, ठीक है। तो ऐसा इस तरह का सम्स करने के टाइम पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंपाउंडिंग है या डिस्काउंटिंग है, इसीलिए मैं प्रेजेंटेशन करने बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करने जाओगे ना, ऐसे सिली मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट एक छोटा सा रफ ड्राइंग करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज कॉल्ड माइंड मैप, आप अपने माइंड में मैप बना लो आपको करना क्या है। ये तो अभी बहुत ही छोटा छोटा सवाल हो रहा है, आगे आगे और टिपिकल सवाल में आएंगे, आपको इधर से उधर आप ऐसा लगेगा ना कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा और भी कर रहे हैं तो आपको और समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम्स, डिंकी क्लियर है? हाँ सर क्लियर। ओके, देखो नेक्स्ट सम्स करो, आई होप कि आगे आगे जवाब दे पाओगे, नो प्रॉब्लम। इसको मैं रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है लिखो। राम has deposited Ram has deposited 55,650 in a bank, which is paying, बैंक कितना दे रहा है, which is paying 15% rate of interest, 15% rate of interest on a 10-year time deposit. 10-year time deposit. Calculate the amount at the end of 10 year. At the end of 10 year. This is the question. बताओ
आंसर बताओ। 2,25,135. 2,25,135 यह है ज्योति का आंसर। 2,25,135 ज्योति ने बताया। 225,135। बाकी लोग के लिए वेट कर रहा हूँ, बताओ। इंटरेस्ट कितना है? 15%। 15% इंटरेस्ट है। हमारे 2,25,135। ओके, शिवम का भी सेम आंसर, रोशनी का भी सेम। हाँ सर। हमारे ओके, सबका ही आया क्या? है सर। किसी का अगर अलग आया तो बताना मुझे प्लीज। इंटरेस्ट 15%। आज आप खड़े हो यहाँ पर 0 ईयर, जाना है आपको 10 साल बाद। आपको जाना है 10 साल बाद। कहाँ जाना है? दस साल बाद जाना है, कहाँ जाना है? पैसा पैसा कितना मिलेगा मनी, मुझे वो देखना है। तो आप कितना जमा किए? 55,650 इंटू 15% रिटर्न है ना आपका, 1.15 होल टू द पावर 10। सिंपल है, कॉम्पाउंडिंग है ये। दिस इज अ कॉम्पाउंडिंग। सिंपल क्वेश्चन था कि 55,650 मुझे आज जमा करना है, 10 साल बाद 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मुझे कितना मिलेगा। एकदम सिंपल, फ्यूचरिस्टिक मैटर है, एकदम प्लेन कॉम्पाउंडिंग टेक्निक है। तो आंसर शुड बी 225,135। 2,25,135। कैलकुलेशन कैसे करें सर? फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। कैलकुलेटर में टाइप करना 1.15, ठीक है, टाइप 1.15। 1.15 टाइप करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इनटू कैलकुलेट कर, इनटू को टाइप करना है, टाइप मल्टीप्लाई। इसको एक बार टाइप करो, फिर एक बार टाइप करने से इसका काउंट हो जाता है, 1 काउंट करो, ठीक है। आफ्टर दैट जितना पावर में है, मतलब इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करके 9 टाइम्स, क्योंकि 10 पावर में 10 है तो ऑलरेडी एक काउंट हो चुका है, 1 + 9, तब जाके आपका होगा 10, ठीक है। जब आपने एक बार इंटू किया तो आपका एक काउंट हो गया, और बाकी आपको इक्वल्स इक्वल्स करके 9 बार करना है। 9 बार करने से आपका 10 काउंट हो जाएगा। फिर 1.515 को 10 बार काउंट करने के जो भी अमाउंट आएगा उसके साथ आपको इसको इंटू कर देना है। आपका आंसर आएगा ये, जो कि सबका आ गया। मैं रब कर सकता हूँ क्या इसको? किसी का कोई अलग आंसर आया Yes, था? डिंकी, सौकत, कोई अलग आंसर आया না था? স্যার, হ্যাঁ ओके, 2,25,135 ठीक है। अच्छा डिंकी, सर सेम आया। ओके ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। लिखो, क्वेश्चन लिखना। हाँ, X has invested 2,40,000 at annual rate of interest, at annual rate of interest, annual rate of interest of 10%, annual rate of interest of 10%. What is the amount? What is the amount after 3 years?
after 3 years if compounding is done. Question number 1 annually. Question number 2 semi annually. सेमी एनुअली 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक एनुअली एक सेमी एनुअली। 2 मिनट्स टाइम है, प्लीज करके बताओ। क्वेश्चन तो हाँ बोलो। হ্যালো, বলছি সেমি অ্যানুয়ালিটা কি হাফ ইয়ারলি? ऑब्वियसली सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। ओके। सेमी एनुअली को और 3 टर्म्स में यूज किया जाता है और इसको बोला जाता है बाई एनुअली। याद रखना, हाँ ऐसा एग्जाम में दे सकता है। सर एनुअली आंसरটা কি 319440? मेरा भी वही आया सर। हाँ 319440। ओके আমারও এসছে এটা। वेरी गुड। স্যার তার পরেরটা 425175। কত? 425175। এটা তো ডার্টি পাওয়ার পরেরটা। पहला वाला का 1. देख लो जिसका नहीं हुआ, फर्स्ट वाला का। आप সেকেন্ডেরটা কি দাদা ডিভাইডেড বাই 2 করে নিতে হবে? 10 ডিভাইডেড বাই 2 करो ना, मैं करा रहा हूँ। जिसका जो भी आंसर आएगा मुझे बताएगा, जिसका गलत होगा वो चुपचाप बैठेगा, मैं सॉल्व करूंगा तो देख लेना। 3,37,704 सेमी एनुअली। ठीक है रुक। अच्छा पहले वाला देख लो, जिसका नहीं हुआ 10% इंटरेस्ट, अगर 10% है, आज आप कितना जमा कर रहे हो? 2,40,000। आज आप जमा कर रहे हो 2,40,000, तो फ्यूचर में कितना मिलेगा आपको? आज आपको मिलेगा फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 2,40,000 into 1.10 होल टू द पावर 3 इक्वल्स टू हो जाता है 319,440। ये हो जाएगा फर्स्ट वाला का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सिंपल है, जैसे सेमी एनुअली बोल देगा सबसे पहले क्या करना है, इंटरेस्ट को 10/2 कर देना। क्यों? क्योंकि सेमी एनुअली इंटरेस्ट चार्ज जब होता है ना, तो इंटरेस्ट 10% ही चार्ज होगा, लेकिन साल में 2 बार चार्ज होगा। तो 2 बार थोड़ी ना 10-10 करके 20% चार्ज करेगा। वो कह रहे पहला हाफ ईयरली में 5% चार्ज करेगा, फिर उसी 5% के ऊपर और 5% चार्ज करेगा नेक्स्ट हाफ ईयरली में। तो ये 5% में चार्जेस होगा। इसका क्या जवाब होगा? कंपाउंडिंग ही होगा, लेकिन इसका सिस्टम क्या होगा? आज आप जमा कर रहे हो 2,40,000, ठीक है, आज आप जमा कर रहे हो 2,40,000, आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा 2,40,000। आपको जाना है कहाँ? आपको जाना है, ये आपका कितना है 3 इयर्स ना, 3 इयर्स का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर भी 3 इयर्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2,40,000 इंटू 1.10 होल टू द पावर 6। खेल यहीं पर छुपा हुआ था, होल टू द पावर 6 पे। समझ में आया? होल टू द पावर 6 क्या है? साल में 2 बार इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो साल में 2 बार मतलब 1 साल में 2 बार मतलब 3 साल में कितना बार? 6 बार। ठीक है, तो 6 टाइम इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। तो 1.10 होल टू द पावर 6 इंटू 2,40,000, तो आपका जवाब हो जाएगा। बहुत सारी मैंने और एक चीज मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। एक सेकंड आई हैव अ सिली मिस्टेक। 1.05 होगा। वेरी गुड प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया सर। ये 1.05 होगा, क्योंकि तब इंटरेस्ट रेट 1.10 नहीं होगा, 1.05 होगा। दिस शुड बी 1.05। 1.05 करके होल टू द पावर 6 होगा, तब आंसर हो जाएगा। ওটা 6 হলো কেন হোল টু দি পাওয়ার? 3 साल है ना टोटल, और जब इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली चार्ज हो रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब क्या? हाफ ईयरली का मतलब ये होता है कि आपका पहला 6 मंथ्स में मतलब जैसे हाफ ईयरली हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होता कि पहला हाफ 6 मंथ्स में 10%,
फिर नेक्स्ट सेकेंड 6 मंथ्स में 10%, तब तो 20% के आसपास का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट रेट एनुअल है ना, इंटरेस्ट ऐसे क्या बोला, एक हैज इन्वेस्टेड, एकदम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो, एक हैज इन्वेस्टेड 2,40,000 एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट एनुअली है, लेकिन इसका जो चार्जेस है, कॉम्पाउंडिंग जो है वो सेमी एनुअली हो रहा है। पॉइंट पे ध्यान देना। तो इसका मतलब जब भी ऐसा होगा तो 10/2 कर लेना, क्योंकि हाफ ईयरली साल में 2 बार ही होता है। ठीक है, आप लोग जानते हो, बचपन से स्कूल में देखते आए हो आप लोग, हाफ ईयरली एग्जाम होता था, तो साल में 1-2 बार हाफ ईयरली होगा, मतलब उसको अगर बांटोगे तो 10/2 करके 5%, तो आपका जो 10% है वो 5% रेट में बांट जाएगा। ठीक है, तो 5% हो जाएगा इसका इफेक्टिव, तो इसका इफेक्टिव हो जाएगा 1.05। लेकिन 1.05 करके आपको बेसिकली 2 बार मिलेगा, साल में 2 बार। 3 इयर्स में हाफ ईयरली 2 बार करके आएगा, तो 3 इयर्स इंटू 2, तो बेसिकली 6 टाइम्स आपका इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक। 6 बार, साल में 2 बार करके 6 बार 6 टाइम्स इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो 6 टाइम्स इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इतना हो जाएगा 1.05 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1.3400 समथिंग इंटू हो जाएगा 2,40,000। तो आपका आंसर आ जाएगा 321622। 321622 आया सबका? हाँ। यस सर। बोलो, ये जो 6 टाइम्स का खेल समझ में आया? ये 6 टाइम्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऐसे डिंकी, रोशनी? হ্যাঁ দাদা বুঝেছি। ओके, तो ये सब चीज ध्यान रखना है। और तो एक चीज बताओ कि जब आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो कौन सा बैंक अच्छा है, जो आपको एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है साल में एक ही बार, कंपाउंडिंग एनुअली एक ही बार कर रहा है, और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली कर रहा है, कौन ज्यादा अच्छा है? सेमी सेमी एनुअल। एनुअल। तो जब भी आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी पैसा जमा रखोगे तो देखना कि अगर वो सेमी एनुअली कर रहा है तो उस पे जाना। ठीक है, क्योंकि सेमी एनुअली पे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ पर आपको 3,21,622 और यहाँ पर 3,19,440, करीब करीब 2,000 के आसपास का डिफरेंस है। ठीक है, तो जहां जितना बार कंपाउंडिंग होगा, जैसे कि आप लोग जानते हो कंपाउंडिंग में क्या होता है कि ये यहाँ पर क्या हुआ, पहला जो 5% आपको मिला था ना 2,40,000 पे, जब पहला 5% मिला, इसका जो वैल्यू हुआ था उसके ऊपर फिर से 5%। ठीक है, तो पहला 5% चार्ज हुआ, फिर उसके ऊपर फिर से 5% चार्ज हुआ, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो ज्यादा हो गया। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, सिंपल ट्रिक्स था, आप लोगों ने थोड़ा पजल्ड हो गए, कोई बात नहीं, आगे आगे और क्लैरिटी हो जाएगा। ओके, और एक अच्छा क्वेश्चन दे रहे, करके बताओ। रब कर रहा हूं, हाँ? ओहो, गलती से क्या कर दिया। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। सॉरी, एक सेकंड, मेरे से गलती से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 करो। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो। ascertain the compound value, ascertain the compound value and compound interest compound value and compound interest of an amount of 75,000 at 8% rate of interest. 8% rate
rate of interest compounded semi-annually, compounded semi-annually for 5 year, for 5 year. बताओ। एक लाख 11,018 1 लाख। सुमित का आंसर है 1 लाख 1,11,018। दिस इज द आंसर ऑफ सुमित। नेक्स्ट बताओ। আমারও এটা এসেছে। अच्छा, मौसमी का भी यही जवाब है। डिंकी আমার 110190 11। अच्छा, डिंकी का आंसर भी वही आया है। रोशनी बोल रहे 110190। হ্যাঁ अच्छा আমার না ক্যালকুলেটর একটু প্রবলেম করছে, আমি আরেকবার করে বলছি, দাঁড়াও। बोलो। 1,10,18। शिवम का हाँ एक वही, हाँ 1,11,018। हाँ 1 लाख सेम है। मतलब यही वाला है। अच्छा हाँ वही वाला है। ठीक है। सर मेरा भी 1,11,018। ओके, ज्योति का भी यही आंसर है। यही वाला आंसर सही है जिसका भी आया है। जिसका आया है ये वाला, 1,11,008, यही वाला सही आंसर है। जब भी सेमी एनुअली दे दिया, आई थिंक दोबारा वो गलती आप लोगों ने नहीं किया। 8/2 करके 4% कर लिए होंगे, तभी जाके आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो कंपाउंड तो करना ही है। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि कंपाउंड करने के लिए बोला है। क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है। एसर्टेन द कंपाउंड वैल्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड आप लोगों ने और एक जवाब नहीं दिया, यहाँ पर 2 जवाब है, 2 सवाल है यहाँ पर। एक आपको कंपाउंड वैल्यू भी पूछा और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा। ठीक है, कंपाउंड वैल्यू भी पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा। और एक चीज बताओ, कंपाउंड वैल्यू हो गया आपका 75,000। ठीक है जी, 1 मिनट रुक जा। 1.04 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा? 5 साल है ना, तो आप 0 यहाँ पर आप है, यहाँ पर आपका 10 साल है। ठीक है, ये आपको 10 ईयर्स है, मतलब बेसिकली आपका 5 साल। आंसर क्वेश्चन 5 साल का था, तो ईयर 5 है। 5 ईयर में आप 2 बार करके करोगे, तो जवाब आपका हो जाएगा 5 ईयर में 2 बार करके इंटू 2 इक्वल्स टू 10 टाइम्स। साल में 2 बार तो 10 बार। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक अभी समझ में आया। तो 10 टू दी पावर 10, तो 75,000 इंटू 1.04 टू दी पावर 10, तो आपका आंसर हो जाता है 1,11,018। 1,11,018। ये हो गया कंपाउंड वैल्यू। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 36,018। 36,018। वेरी गुड। कंपाउंड इंटरेस्ट वुड बी, कैसे मिला? 1,11,018 प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर। माइनस, हाँ माइनस, ये जो है इससे प्रिंसिपल को अलग कर दो, 75,000 को, 75,000 को अलग कर दो, तो सिंपल हो जाएगा 36,018। आपको इतना इंटरेस्ट मिला है। आपको इंटरेस्ट मिला है 5 साल में इतना, 36,018। 36,018 आपको इंटरेस्ट मिला है। ठीक, क्लियर ना सबको? ये क्वेश्चन सबको क्लियर ना? मैं रब करूं? यस सर। है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ना। लेट, सॉरी, देखो एक कंपनी, देखो एक कंपनी offers so FD, company offers a FD scheme
fixed deposit scheme. Company offers a fixed deposit scheme whereby rupees 10,000 matures to 12,625 after 2 years. After 2 years, on a half yearly compounding basis. Half yearly compounding basis. If the company wishes to amend the scheme by compounding interest every quarter. By compounding interest every quarter, what will be the revised maturity value? बोलना, 3 मिनट टाइम दे रहा हूं. What will be the revised maturity value? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देता हूं. क्वेश्चन क्या है? एक कंपनी ऑफर्स ए एफडी स्कीम. कंपनी ने एफडी स्कीम ऑफर किया वेयर बाई जहां क्या हो रहा है, रुपीज 10,000 मैच्योर्स टू 12,625 आफ्टर 2 years ऑन ए हाफ ईयरली बेसिस. 2 साल में ऐसा हो रहा है, हाफ ईयरली बेसिस, कंपाउंडिंग बेसिस में. इफ द कंपनी विशेस टू अमेंड द स्कीम, कंपनी चाह रहे हैं स्कीम को अमेंड करेगा बाय कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एवरी क्वार्टर. वो चाहता है कि क्वार्टर वाइज कंपाउंडिंग करे इंटरेस्ट को. देन उस टाइम पे रिवाइज्ड मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन सबको समझ में आया? डर्टी पावर का सम नहीं रे बाबा, ये इंटरेस्ट रेट तो है ही नहीं. इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा. क्या आप लोग कर रहे हो? इंटरेस्ट रेट बोला ही नहीं है यहाँ पर, तो फाइंड करना पड़ेगा. मिसिंग है इंटरेस्ट रेट. लिखो, लेट द एनुअल कोटेड इंटरेस्ट जब इंटरेस्ट नहीं रहता है तब इंटरेस्ट को कैसे फाइंड किया जाता है? देखो, लेट द एनुअल कोटेड इंटरेस्ट रेट ऑन द एफडी स्कीम बी आई. ठीक है, कोटेड इंटरेस्ट को आई माना जाए. ठीक है, सिंस मतलब इंटरेस्ट को मान ली कि ये आई है. अब फाइंड करना पड़ेगा आई क्या है. सिंस इट वाज अर्लियर compounded semi-annually then the interest rate for semi-annually equals to I/2. आप लोग इतना देर से करते आ रहे हो. हाँ, लास्ट 2 सम्स ने हम लोगों ने ऐसा देखा कि जब इंटरेस्ट
सेमी एनुअली हो रहा है तब तक हम लोग उसको डिवाइडेड बाई 2 कर रहा है। तो ये जो हम लोग का इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर, ये जो भी हो, ठीक है, अगर इंटरेस्ट सेमी एनुअली चार्ज हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 तो होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये क्या है हमें नहीं पता, बट ये जो भी है डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं होगा सेमी एनुअली के केस में? हाँ या ना बताना प्लीज। हाँ। ओके, यस सर। तो देखो जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, फिर आप फिर से एक प्लॉट बना लो। प्लॉट में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या बोलना है, इंटरेस्ट बेसिकली I/2 है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू I/2, बट यू डोंट नो व्हाट इज द I। बट आपको क्या क्या पता है पहले वो तो आप राइट डाउन कर लो। आपको पता है कि आपको सर 12% इंटरेस्ट। हाँ हाँ करो ना, कैलकुलेट करो। 12% आया, हाँ ऐसा ही कुछ होगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6। आपको पता है कि 10,000 आज आप जमा करेंगे और आपको ये पता है कि आपको जाना है, आपको पता है ये 12,625 12,625 आपको मिलने वाला है। यू नो दिस, 10,000 जमा करोगे और 12,625 आपको मिलने वाला है। आपको ये सिनारियो तो पता है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंटरेस्ट कितना है। तो इस तरह से इसमें आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू, जैसे कि आप लोगों को पता है कंपाउंडिंग का फॉर्मूला जो है नॉर्मली दैट इज 1 प्लस ये 1 है 1 प्लस I/2, मतलब ये I के जगह हम I/2 यूज कर रहे हैं क्योंकि I हमारा I/2 है। 1 प्लस I/2 होल टू द पावर कितना है, आपको पता है ये कितना साल में हुआ, ये जो घटना घटा है ये 2 साल का घटना है। ये जो सिचुएशन है ये 2 इयर्स का है, और जब इंटरेस्ट सेमी एनुअली चार्ज होता है तो 2 साल में 2 बार, मतलब साल में 2 बार, मतलब 2 इयर्स इंटू 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स। और इसीलिए आपको यहाँ पर 10,000 इंटू 1 प्लस I/2 होल टू दी पावर 4 करना चाहिए, है ना। तो इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 12,625। तो 10,000 इंटू 1 प्लस I/2 इक्वल्स टू 12,625। इसको आपको सॉल्व करके I को निकालना है, ठीक है। मैं ऊपर को थोड़ा रफ करता हूँ और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा। इक्वेशन का फॉर्मेशन समझ में आया? इक्वेशन जो फॉर्मेशन हुआ वो क्लियर है ना? ये जो 10,000 इंटू 1 प्लस I/2 होल टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 12,625, ये क्लियर है कि नहीं बताओ? हाँ सर। है ना, क्योंकि 10,000 को आप इस इंटरेस्ट रेट से जोड़ोगे तो ही जाके आपको ये मिलेगा जो आपको ऑलरेडी गिवन है, बट यू डोंट नो व्हाट इज योर I। तो सिंपल यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको, इक्वेशंस को सॉल्व करो। 1 प्लस I/2 होल टू दी पावर 4 को अलग कर दो, इक्वल्स टू एकदम डायरेक्ट कर दो ना 12,625 डिवाइडेड बाई 10,000। तो आपका कुछ जवाब ऐसा हो जाएगा 1 प्लस I टू दी पावर 1/2 होल टू दी पावर, अच्छा ये 4 को आपको क्या करना चाहिए, उधर लेके चल जाना चाहिए, मतलब जो भी वैल्यू आपका आएगा दैट इज आप करके देखो 12,625 डिवाइडेड बाई 10,000, तो आपका आता है 1.2625, है ना, 1.2625 1.2625। इसको आप क्या करना चाहिए, आप लोगों को पता है ये इंडिसेस का फॉर्मूला है कि जब टू दी पावर इधर रहता है जो भी है, इसको अगर हम इक्वल्स के इधर लेके आ जाए तो ये उल्टा हो जाता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/4 और 1 प्लस I/2 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो 1.2625 टू दी पावर हाफ 1/4 को कैसे सॉल्व करोगे, मतलब यहीं पर सबको लग रहा है कि सर ये 1/4 को तो सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन किसी किसी को लग रहा है सर ये तो डर्टी पावर है। नहीं, ये डर्टी पावर नहीं है। 1/4 मतलब ये रूट है, ठीक है, रूट 2 बार रूट है। रूट का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट, रूट ओवर का वैल्यू क्या है, रूट ओवर का अगर रूट ओवर का वैल्यू होता है हाफ, यहाँ पर लिखा रहता है ना हाफ रूट, तो रूट का वैल्यू होता है हाफ, ठीक है। तो रूट का वैल्यू अगर हाफ है तो 1/4 मतलब क्या, 2 बार रूट, हाफ इंटू हाफ 2 बार रूट, मतलब ये इस तरह से बना हुआ है। तो अगर आप ये वाला वैल्यू को 2 बार रूट करोगे तो ये आराम से निकल जाएगा,
तो 1 + 1/2 इक्वल्स टू 1.2625। 1.2625 को आप 2 बार रूट करो तो आपका जवाब आता है 2 टाइम्स रूट करना। हाँ, जो भी वैल्यू है इसको 2 टाइम्स रूट करो, 2 टाइम्स रूट मारो अपने कैलकुलेटर में, जस्ट 2 बार रूट मारो 1.2625 लिख के जस्ट टाइप 2 टाइम्स रूट, तो आपका आंसर आता है 1.0600, ऐसा कुछ आता है 1.06000048 समथिंग, ऐसा कुछ आता है 4836 ऐसा कुछ। फिर आपको क्या करना चाहिए, और कर दो i/2 इक्वल्स टू ये 1.0600 जो भी है, इससे इसको आप 1 को इधर लेके आ जाओ तो -1 कर दो। और आप क्या करना चाहिए आपको, i जो है i/2 को यहाँ लिखो, तो 1.06 से आप 1 को हटा दो तो आपका आता है 0.06000 समथिंग। और आप यहाँ बता सकते हो कि i इक्वल्स टू आपका हो जाएगा इसके साथ इंटू 2, ये वाला 2 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाता है इंटू 2 मतलब 0.12, आई हो गया आपका 0.1200 मतलब 0.2, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, जरूरी नहीं है आगे उतना जाने का, तो 0.2। अब ये जो पॉइंट आप 2 आपका आया इसको आप इंटू 100 कर दो और i इक्वल्स टू 12%। बोलो समझ में आया, i इक्वल्स टू 12%। हेलो, यस सर। सबको कैलकुलेशन समझ में आया कि ये ऐसा कैलकुलेशन आ जाए तो क्या करना चाहिए? डिंकी, शोइकत, मौसुमी, ज्योति, सबको पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये डर्टी पावर नहीं है रे बाबा, ऐसा डर्टी पावर हो सकता है अगर ये 1/3 होता तो डर्टी पावर 1/7 हो जाता, तब आप रूट से सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। अगर 1/4 की जगह 1/3, 1/7 ऐसा कुछ हो जाता तो आप रूट से सॉल्व नहीं कर पाते। तो डर्टी पावर कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे कि हाउ टू सॉल्व डर्टी पावर, ठीक है। उसका एक अलग नियम है फॉर द कॉमर्शियल कैलकुलेटर। देखो साइंटिफिक में तो इजीली हर कुछ सॉल्व हो सकता है, बट बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स हम लोग को तो साइंटिफिक अलाउड नहीं है, तो हमें हर चीज का टेक्निक आना चाहिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर साइंस वालों को इसलिए दिया जाता है बिकॉज दे हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ फार्मूला, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 100 टाइम्स मोर देन अस, ठीक है, इतना ज्यादा फार्मूला उनके होते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस पर्पस के लिए कॉमर्शियल कैलकुलेटर है और हमें बिजनेस समझने के लिए कॉमर्शियल मैटर समझना चाहिए। कैलकुलेटर का फंक्शनैलिटी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए साइंटिफिक नहीं, कॉमर्शियल में सीख लेंगे हाउ टू सॉल्व डर्टी पावर। लेकिन ये यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोगों ने समझ लिया, और जो मिसिंग इंटरेस्ट रेट था ये भी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। तो ये मिसिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, तो इंटरेस्ट रेट आपका है 12%। लेकिन आपके पास अभी भी जवाब नहीं आया, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रिवाइज्ड मैच्योरिटी वैल्यू, ये इसका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला, ये आंसर अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ। मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। अगर मैं रब कर दिया तो अब आपको मुझे बताना है कि न्यू मैच्योरिटी वैल्यू क्या है। तो आप लिखो henceforth तो वो जो इंटरेस्ट रेट आपका आया था 12%, दिस रेट शैल बी 2 3 4 5 6 7 8। म्यूट करो, बैकग्राउंड में नॉइज है। दिस रेट शैल बी compounded क्वार्टरली, है ना, यही बोला गया था सम्स में, क्वार्टरली। तो अगर इसको क्वार्टरली करोगे तो जवाब कैसा हो जाएगा? क्वार्टरली में आप आज जमा करोगे कितना, 10,000 0 ईयर आज के डेट में, प्रेजेंट में। इंटरेस्ट कितना है, 12 है, बट क्वार्टर में करोगे ना तो 12/4। अगर साल में हाफ ईयरली 2 बार होता है तो क्वार्टर साल में कितना क्वार्टर होता है? 1 ईयर इक्वल्स टू 4 क्वार्टर, है ना, एक क्वार्टर, ईच क्वार्टर 3 मंथ्स का, ईच क्वार्टर इक्वल्स टू 3 मंथ। तो साल में क्वार्टर कितना हुआ, 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो अल्टीमेटली इफेक्टिव रेट आपका हो जाएगा 3% क्वार्टर वाइज, मतलब पर क्वार्टर में आपको 3% करके इंटरेस्ट मिलेगा अभी, ठीक है। तो 10,000 करके आपको फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा 10,000 इंटू 1.03 होल टू द पावर। अब क्वार्टर कितना है आपका साल कितने का था? 8 2 साल होगा का,
2 years था, है ना? तो 2 साल में 4 बार क्वार्टर आता है, मतलब एक साल में 4 बार, तो इंटू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 टाइम्स। वेरी गुड, जो भी बोल रहा है सही बोला, 8 टाइम्स। 1.03 टू दी पावर 8, इससे आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप सॉल्व करोगे 12,667 12,667, ठीक है, 12,667, ये होगा आपका फ्यूचर वैल्यू का आंसर जब आप क्वार्टरली डिपॉजिट करते हो। जब आपने हाफ ईयरली डिपॉजिट किया था, हाफ ईयरली जब आपका डिपॉजिट था तो आपका आंसर क्या था? 10,000 का। हाफ ईयरली जो आपका पहले चल रहा था, जिसके ऊपर आपका 12% रेट था, तब आपको मिलता था 12,625 मैच्योरिटी में, ठीक है। बट जब यही मैच्योरिटी वैल्यू चेंज हो गया ड्यू टू क्वार्टर में, ये आपको ज्यादा और ज्यादा मिल रहा है 667, 12,667। तो आपको बैंक हाफ ईयरली दे वो अच्छा या क्वार्टरली दे वो अच्छा? क्वार्टरली। क्वार्टरली अच्छा। इंटरेस्ट एनुअली होता है, लेकिन जितना बार कंपाउंडिंग करने का मौका मिल गया उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। जितना बार आपका अमाउंट कंपाउंड होगा उतना ज्यादा आपका अमाउंट मार्केट में चलता जाएगा और कंपाउंडिंग होता जाएगा, तो अच्छा है। एनुअल इंटरेस्ट रेट एनुअल ही होता है, लेकिन ये जितना बार कंपाउंडिंग होगा उतना आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगा। तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब दिस शुड बी योर आंसर, रिवाइज्ड मैच्योरिटी वैल्यू। बताना प्लीज, समझ में आया? समझ में आ रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हाँ यही तो हाँ सर। एफएम का, ये फाइनेंस का जड़ है, ठीक है। अभी भी बहुत टाइप का सम्स करना है, ये तो बस अभी शुरू हुआ है, ठीक है। देयर आर वैरायटीज ऑफ सम्स, और ये जितना अच्छे से आपका ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर जितना इजीली आपका हो जाएगा ना, जितना अच्छे से आपका जो भी फ्यूचर चैप्टर है आगे का, वो सारा का सारा चैप्टर आपको पानी जैसा लगेगा। मतलब पानी तो नहीं होगा, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आ जाएगा जितना आपका यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी या जो इंट्रोडक्टरी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी वाइटल। ये सब क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 4 मार्क्स, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। किसी के अंदर एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है, एमसीक्यू तो बहुत पूछता है यहाँ से, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ दिस चैप्टर, इज अ वेरी वाइटल एंड क्रिटिकल चैप्टर फॉर योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट लर्निंग पर्पस, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखूंगा। होमवर्क मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है। अब जो भी होमवर्क दूंगा उसको मुझे करके बताना, ठीक है। मैं एक बार आपके सामने आ रहा हूँ, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। If you have any question, you can ask me.